इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस की बेहद खास खबर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नए साल की पहली सुबह या पहले दिन यूपी की राजधानी लखनऊ में एक हृदय विदारक घटना हुई। चारबाग रेलवे स्टेशन के पास नाका थाना क्षेत्र के होटल शरणजीत में मां और 4 बच्चों की हत्या कर दी गई और हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक शख्स, माने कि जिस महिला की हत्या हुई उसी का बेटा। सभी लोग आगरा के रहने वाले हैं जो लखनऊ में नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंचे थे। आगरा के इस्लाम नगर तिहड़ी बगिया कुबेरपुर का रहने वाला अरशद जो कि 24 साल का है, उसने अपनी मां अस्मा और 4 बहन, जिसमें से आलिया जिसकी उम्र 9 साल है मात्र, अलशिया उम्र 19 वर्ष, तीसरी बहन अक्सा 16 साल की, रामीन 18 साल की और पिता बदर। उसके साथ नए साल यानी 2025 का स्वागत करने के लिए पूरा परिवार लखनऊ आया। यहां सभी ने चारबाग रेलवे स्टेशन के पास नाका थाना क्षेत्र में शरणजीत होटल में कमरा लिया था। नए साल का जश्न मनाकर लौटने के बाद अरशद ने अपनी मां और 4 बहनों की हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी और तमाम पुलिस का महकमा वहां पर पहुंचा और फिर कार्रवाई शुरू हुई। अब सवाल यह कि आगरा का रहने वाला परिवार लखनऊ में नए साल मनाने के लिए लखनऊ क्यों, और इसके बाद जिस तरह से अरशद ने अपने परिवार की हत्या की, किसी की नसें काटी तो किसी का गला दबाया, पहले बेहोशी की दवा दी। ये पूरी घटना का लब्बो लबाब सुनने के बाद हर कोई सुनने के बाद शरीर सन्न पड़ जाएगा, शरीर में जान नहीं रह जाएगी। आपको बता दें कि अब वहां पर फील्ड यूनिट को बुलाकर तमाम जो एविडेंस हैं उनको इकट्ठा किया गया। पुलिस ने आरोपी अरशद को, जो कि मुख्य आरोपी है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। 4 बहनों और मां की हत्या करने वाला अरशद पुलिस के सामने बार बार बयान बदलता है। कभी वो इन हत्याओं के पीछे खुद के होने की बात कहता है तो कभी अपने पिता बदर को इसका आरोपी बता देता है। पुलिस जांच में अभी तक जो सामने आया है उसमें पिता बदर और अरशद ने रात में पहले शराब पी और फिर विवाद में अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी। 4 बहनों और मां की हत्या को लेकर असद का कबूलनामा सोशल मीडिया पर वायरल है। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको कई चीजें पता चलेंगी, जैसे पड़ोस का सताना हो या फिर कानूनी प्रक्रिया का अनसुना करना, कानून का नजरअंदाज करना। ये तमाम घटनाएं आपको सुनने को मिलेंगी। हालांकि अरशद उसमें कई और खुलासे कर रहा है। वो साफ तौर पर यह भी कह रहा है कि वो हिंदू पक्ष में मतलब हिंदू बनना चाहता था, उसकी जमीन को हड़पा गया, उसको परेशान किया गया, उसको अनसुना किया गया। वैसे तो 5 हत्याओं का गुनहगार असद है, मगर इस खौफनाक हालात के लिए जितना जिम्मेदार असद है उतना ही जिम्मेदार सामाजिक के ठेकेदार और कानूनी हालात भी। खूनी खेल को अंजाम देने के बाद खुद असद ने सामाजिक और कानूनी सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा किया। हालात के लिए पड़ोसी मुसलमानों को जिम्मेदार बताया। अब सवाल यह है कि आखिर इन 5 मौतों का असली गुनहगार कौन है, कानून के रखवाले या फिर ये ठेकेदार? ये रिपोर्ट देखिए। पूरा देश जब नए साल का जश्न मना रहा था तो आगरा में खून की होली खेली जा रही थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नए साल पर खूनी खेल खेला गया। लखनऊ के एक होटल में परिवार के 5 लोगों की हत्या हो गई। हत्या करने वाला कोई और नहीं, परिवार का ही शख्स है जिसका नाम है अरशद। इस सनकी युवक ने अपनी मां और 4 बहनों को बेरहमी से मौत के घाट उतार डाला।
यूपी की राजधानी लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र में स्थित होटल सरलजीत में मां और 4 बहनों की हत्या मामले में अरशद ने बड़ा खुलासा किया है। वीडियो वायरल कर अरशद ने कहा है कि उसके पड़ोसी उसके मकान पर कब्जा कर लेना चाहते थे। यह सभी भूमाफिया हैं और यह सभी उसके मकान पर कब्जे के साथ साथ उसकी हत्या भी कर देना चाहते थे। अरशद का यह कहना है कि इस मामले में कई बार पुलिस से शिकायत हुई, पुलिस ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। अरशद के बाद उसके पिता का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह अपने बेटियों के साथ बैठा है। पिता बदर का कहना है कि लगातार पुलिस से न्याय की फरियाद की गई, फरियाद नहीं सुनी गई तो उसने बड़ा कदम उठा लिया और राजधानी लखनऊ के होटल सरलजीत में वह 30 दिसंबर को रुका। 31 दिसंबर को उसने और उसके बेटे अरशद ने मिलकर पहले तो अपनी पत्नी और फिर 4 बेटियों का कत्ल कर दिया गया। बेटियों का कत्ल किसी का गला दबाकर तो किसी की हाथ की नस काटकर किया गया है। फिलहाल अरशद ने यह भी कहा है कि जिस तरह से उसके परिवारी जनों को परेशान किया जा रहा था और साथ ही साथ इस मामले में जिस तरह से पुलिस ने उनकी बातों को अनसुना किया और यह लोग भूमाफिया हैं। अरशद ने बड़ा खुलासा यह भी किया है कि जो आरोपी पड़ोसी हैं वह उसके न रहने के बाद उसकी बेटियों की सप्लाई भी कर देते, ऐसा आरोप लगाते हुए जिस तरह से यह वीडियो वायरल हुआ है इससे कहीं न कहीं जो है पुलिसिंग पर भी सवाल खड़ा किया। हालांकि अरशद ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को की सराहना करते हुए कहा है कि अच्छा है कि वह मुस्लिमों पर कार्रवाई कर रहे हैं। नए साल पर हुई इस दिल दहला देने वाली वारदात को जिस किसी ने भी सुना वो सन्न रह गया। इस असद की सनक का अंदाजा इस बात से लगाइए कि आरोपी ने हत्याकांड को अंजाम देने के बाद एक वीडियो भी बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिस वीडियो में आरोपी हत्या करने की वजह बता रहा है। मेरा नाम मोहम्मद असद है। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जी जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बात जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने कितने हम लोग जुल्म करे, हमने आवाज़ उठाई लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटकें। हमारा घर इन्होंने छीन लिया है, मकान के पेपर्स हमारे पास हैं और जो जो हम मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने इसके कागज सारे अपने पास रखे हुए। इस घटना पर शायद आपको भी यकीन ना हो कि इस 24 साल के युवक ने अपनी मां और 4 बहनों को बेरहमी से मौत के घाट उतार डाला है। नए साल के पहले ही दिन एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है कि एक ही परिवार की 5 हत्याएं हो गई और अरशद नाम का जो बेटा है उसी ने मां समेत 4 बेटियों की हत्या कर दी। आपको उस मकान दिखा देते हैं जो आगरा में मकान है। इसी मकान में ये रहते थे। हालांकि इस मकान में ताला लगा है। ये लोग आगरा से लखनऊ के लिए पहुंचे थे। कह सकते हैं ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि ये 31 यानी 31 दिसंबर सेलिब्रेट करने गए थे, ऐसी जानकारियां मिल रही हैं। हालांकि आपको दिखा दें हम, ये प्लॉट जो है ना, ये प्लॉट इसने 1 साल पहले अरशद ने बेचा था और इस प्लॉट को बेचने के बाद उसने 2 मंजिल मकान यहाँ पर बनवाया था। इसी मकान में पूरा परिवार रहता था, लेकिन अब परिवार को अरशद और उसके पिता वदर ने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करते हैं। भैया, एक बड़ा जघन्य अपराध किया है अरशद ने। माँ समेत 4 बहनों को उसने मौत की नींद सुला दिया। बहुत बुरा किया है इसने।
अब इसका व्यवहार था, इसका पूरी जानकारी बताएं थोड़ा। इसका व्यवहार कोई खास ज़्यादा वैसा नहीं था, मगर यही है कि ये क्रूरता से कुछ ऐसे ही लड़ाई झगड़ा करता रहता था। यहाँ पे एक लड़ाई हो गई थी, एक बुजुर्ग की चांद में एक ईंटा मारी थी, उसके बुजुर्ग के बेचारे का मर गया होता, वो वैसे बच गया जाने कैसे। और उसने वीडियो वायरल हुआ है, इस हत्याकांड के बाद का वीडियो है, उसमें तमाम आरोप उसने लगाए कि बस्ती वाले उसको तंग करते थे, परेशान करते थे, मारते थे। ऐसा कोई रीजन नहीं है, न कोई मारपीट न लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कोई रीजन नहीं। बस अभी कुछ दिन पहले भी उसका झगड़ा हुआ था पास ही के कुछ लोगों से, यहीं के 112 पे उसने फ़ोन किया था, पुलिस आई थी। वो एक दुकान के चक्कर में हुआ था, ये दुकान थी और पड़ोस एक बगल में एक उस पड़ोस की दुकान थी एक परचूनी की, उसमें कोई डिब्बा। कारण क्या था झगड़े का? क्या कारण, किस वजह से हुआ था? मतलब परचूनी दुकान दोनों थी आपस में, दोनों दुकान की वजह से कोई रिजल्ट में हो गया होगा, कोई डिब्बा किसी गिर गया होगा सामान वामान के चक्कर में। यहाँ के स्थानीय लोगों के कईयों के नाम भी लिए हैं वीडियो में। हाँ, तो वही लड़ाई हो गई थी बस दुकान की। मेन चीज़ धर्म परिवर्तन वाला मामला भी सामने आया, उसने वीडियो में कहा है उसको मुस्लिम समाज के यहाँ के लोग परेशान करते थे, मुस्लिम समाज पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। ऐसा हमने तो कोई देखा नहीं है, मतलब कोई परेशान नहीं करता था, पड़ोसी अड़ोसी कोई ऐसी बात नहीं थी, वो अपने काम से काम रखता था और अपने साइकिल पे अपने कपड़े वगैरह बेचा करता था और कोई ज़्यादा वो नहीं था, बस यही है। क्या करते थे? वो भी कपड़े बेचते थे साइकिल पे। हाँ, देखिए, हमने स्थानीय लोगों से बात की, जो उसका पिता है वदर, वह भी साइकिल पर कपड़े बेचा करता था, फेरी का काम था इनका, कपड़े बेचकर अपना गुजर बसर करते थे। हालांकि जो 112 नंबर पर कॉल किया गया था कुछ दिन पहले, यहाँ स्थानीय लोगों से उनका झगड़ा हुआ था, वो यही दुकान है जो उसने एप्लीकेशन में भी नाम है, उसने वीडियो में भी साफ तौर से बताया है। तस्वीरों में दिखा दें, ये मोहम्मद आफ्ताब है जिससे इसकी चिरांद हुई थी, लड़ाई हुई थी, 112 नंबर पर फ़ोन किया था, पुलिस मौके पर पहुंची थी। हालांकि अब उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, वीडियो वायरल हुए हैं, कई सवाल मुस्लिम समाज पर भी खड़े हुए हैं, तमाम संगठनों पे उसने सवाल खड़े किए हैं। वहीं अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस पर भी कई सवाल उसने खड़े किए हैं। हालांकि पुलिस ने इस सनकी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस घटना ने सामाजिक और कानूनी हालात पर सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। अब बड़ा सवाल ये है कि ये असर किस तरह से इन सब के पीछे पड़ोसी और न्याय न मिलने को सबसे बड़ा कारण बता रहा है। आगरा से आए एक परिवार ने नाका क्षेत्र के होटल में रुक के अपने परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। आपको बताते चले 30 तारीख को ये परिवार लखनऊ के चारबाग होटल में स्थित रुका था। ये हम आपको पीछे दिखाना चाहेंगे, ये वही होटल है सामने जिसमें कमरा नंबर 109 में परिवार रुका था। आपको बताते चले यह परिवार पहले अजमेर शरीफ गया था, वहाँ के होने के बाद लखनऊ के चारबाग में आके रुका था। 30 तारीख को ये परिवार रुका, उसके बाद देर रात अपने ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी। बात करें तो हाथ की नस को काटा और नशीला पदार्थ खिलाया था। लेकिन सबसे बड़ी ये बात निकल के सामने आ रही कि आखिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दिया। बात करें तो इस परिवार के अरशद ने अपने जिन लोगों की हत्या करी है, एक वीडियो वायरल किया है जिसमें उसने बताया है कि इसके परिवार पड़ोस में रहने वाले लोग इसको तंग करते थे, जिससे ये परेशान होकर इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि बात करें तो इसमें इसका पिता जो बदर है वो अभी फरार चल रहा है, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। तो ऐसे में उससे भी बड़ा सवाल ये है कि इस पूरी हत्याकांड के पीछे क्या सिर्फ और सिर्फ असद जिम्मेदार है, या वो लोग भी उतना ही जिम्मेदार हैं जिनका जिक्र वो अपनी इस वीडियो में कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो इस पूरी घटना ने नए साल के पहले दिन हर किसी को हतप्रभ करके रख दिया और हर किसी को सोचने पर यह मजबूर कर दिया कि आखिर कैसे कोई अपने ही हाथों से अपने परिवार का गला घोंट सकता है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर।
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मंगलवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी और एलजी विनय सक्सेना ने मंदिर और बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थलों को तोड़ने का आरोप लगाया। इस पर एलजी की तरफ से जवाब आया कि ऐसी कोई फाइल उनके पास नहीं आई है। बुधवार को सीएम आतिशी ने बीजेपी और एलजी पर मंदिर तोड़ने की योजना का आरोप लगाया। हमारे देश का संविधान हर धर्म को बराबरी का दर्जा देता है। हमारे देश का संविधान भारत के हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने का मौका देता है, अपने धर्म के त्योहार मनाने का मौका देता है, अपने धर्म के प्रचार का मौका देता है। हर धर्म का सम्मान करना हमारे देश के संविधान में लिखा हुआ है। आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली सरकार एक इकलौती ऐसी सरकार है जो हर धर्म का सम्मान करती है। दिल्ली सरकार इकलौती ऐसी सरकार है जो अपनी तीर्थ यात्रा योजना के तहत हर धर्म के लोगों को तीर्थ यात्रा पर लेके जाती है। तीर्थ यात्रा में हम वैष्णो देवी भी लेके जाते हैं, रामेश्वरम धाम भी लेके जाते हैं, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल भी लेके जाते हैं, अजमेर शरीफ भी लेके जाते हैं। उसी तरह से दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार अब ये वादा कर रही है, आम आदमी पार्टी ये वादा कर रही है कि जब दिल्ली के लोग हमें चुन के भेजेंगे तो दिल्ली के जो सब मंदिर के पुजारी हैं और गुरुद्वारों के जो ग्रंथी हैं उनको 18,000 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। आम आदमी पार्टी किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करती है। आम आदमी पार्टी हर धर्म का, हर धर्म के धार्मिक स्थल का, उनके प्रचारकों का सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ढोंग और दिखावा करती है किसी के भी हित में। वो कहते तो हैं कि वो हिंदुओं के हित में काम कर रहे हैं, तो बताएं ये मंदिर क्यों तोड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी एक दोगली पार्टी है। धर्म के नाम पर वोट जरूर मांगती है, लेकिन आज तक जिस हिंदू धर्म के नाम पर वो वोट मांगती है उस हिंदू धर्म के लोगों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कुछ नहीं किया। पिछले साल भी जब से रिलीजियस कमेटी सीधा केंद्र सरकार के अधीन आई है, जब से चुनी हुई सरकार को बाईपास करते हुए, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को बाईपास करते हुए, जब से ये रिलीजियस कमेटी केंद्र सरकार के अधीन आई है, कई सारे धार्मिक स्थान, कई सारे मंदिर इस रिलीजियस कमेटी के द्वारा तोड़ने के आदेश हुए हैं, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। नंबर 1, शनि मंदिर जो विनोद नगर में है उसको रिलीजियस कमेटी के आदेश पे तोड़ा गया। 2, नीलकंठ मंदिर जो मेरी ही विधानसभा क्षेत्र में श्रीनिवासपुरी में है उसको रिलीजियस कमेटी के आदेश पे तोड़ा गया। 3, सरोजनी नगर में प्राचीन हनुमान मंदिर पर भी इसी रिलीजियस कमेटी ने तोड़ने के, डिमोलिश करने के आदेश लगाए थे, लेकिन समय पर आकर जब आम आदमी पार्टी ने वहां पर प्रोटेस्ट किया तो वो शनि मंदिर बच गया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो दोगला चेहरा है वो ऐसे आदेशों के माध्यम से सामने आता है। एक तरफ तो वो कोशिश करते हैं दिखाने की कि वो हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो छुप छुप के अपने द्वारा अपॉइंटेड अफसरों के माध्यम से, अपने एलजी साहब के माध्यम से मंदिरों को तोड़ने का आदेश देते हैं। बताएं आज केंद्र सरकार, इन प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम की अपॉइंटमेंट किसने की है? केंद्र सरकार ने की है, भारतीय जनता पार्टी ने की है। बताए भाजपा की केंद्र सरकार कि एलजी साहब को दिल्ली में किसने बैठाया है? भारतीय जनता पार्टी ने बैठाया है। बताएं भारतीय जनता पार्टी, क्या एलजी साहब ने आदेश नहीं निकाला कि रिलीजियस कमेटी सीधे सीधे उनके अंडर आएगी? क्या उनके एलजी साहब ने आदेश नहीं निकाला कि रिलीजियस कमेटी का कोई भी फैसला
दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के पास, दिल्ली सरकार के गृह मंत्री के पास नहीं जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने इन मंदिरों को तोड़ने का, डिमोलिश करने का प्लान बनाया है और मैं उनसे यही आग्रह करूंगी कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत ना किया जाए और इन मंदिरों को ना तोड़ा जाए। तो उत्तर प्रदेश के लिए यह साल यानी 2025 बहुत ही खास साबित होने वाला है। योगी सरकार ने 2 अक्टूबर 2025 तक प्रदेश को गरीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार ने जीरो पॉवर्टी अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत प्रदेश के अति गरीब परिवारों को चिन्हित कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। सरकार इसके जरिए प्रदेश में 15 लाख से अधिक अति गरीब परिवारों को चिन्हित करने जा रही है। जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, बीसी, सखी और स्वयं सहायता समूहों की मदद से सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा साल 2025 में 5 मेगा बुनियादी प्रोजेक्ट्स पूरी हो जाने से यूपी के $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में छलांग लगा देगा। गंगा एक्सप्रेसवे का काम नवंबर में पूरा हो जाएगा और राम मंदिर के तीसरे चरण का काम सितंबर 2025 में पूरा होगा। अप्रैल तक जेवर हवाई अड्डा और अयोध्या महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा का काम पूरा हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा फिल्म सिटी का पहला चरण इसी साल पूरा हो जाएगा और मेरठ दिल्ली कॉरिडोर के पहले चरण का काम पूरा हो जाएगा। 2025 में होने वाले महाकुंभ से भी यूपी की अर्थव्यवस्था में तेजी आ सकती है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नए साल पर नए मुद्दों पर बात करूंगा। बीजेपी काम ऐसा करती है जो बोलना जरूरी है। पुजारी और ग्रंथी योजना को लेकर बीजेपी परेशान है। सुनिए संजय सिंह ने क्या कुछ कहा। अरे तुम्हारी 22 राज्यों में सरकार है, किसी एक राज्य में पुजारी को तनख्वाह नहीं देते? तुम्हारी 22 राज्यों में सरकार है, किसी एक राज्य में ग्रंथियों को तनख्वाह नहीं देते? अगर केजरीवाल का मुकाबला करना है तो मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, 22 राज्यों में तुम्हारी सरकार है, घोषित करो पुजारियों के लिए 18,000 रुपए की सम्मान राशि, तुम भी करो। लेकिन तुम्हारे अंदर हिम्मत है नहीं, कुछ कर सकते नहीं, तो विरोध करने के लिए उतर आए हो। मैं फिर दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी एडी से लेके चोटी तक जितना चाहे विरोध कर ले, पुजारियों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपए की सम्मान राशि दिल्ली में केजरीवाल जी की गारंटी है और उसको हम लोग लागू करके रहेंगे। मैं जो देख रहा हूं, जो आपके सामने है, वो बता रहा हूं, और वो ये है कि 50% सैलरी इन्होंने हरियाणा के अंदर इमामों की बढ़ाई, मौलानाओं की बढ़ाई। ये तो सर्वविदित सत्य है, किसी से छुपा नहीं है। खट्टर साहब का सबने सम्मान भी किया और 16,000 रुपए वहां सैलरी मिलती है इमामों मौलानाओं को। 22 राज्यों में बीजेपी वाले पुजारियों को और ग्रंथियों को सम्मान राशि नहीं दे पा रहे हैं। दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल जी ने 18,000 रुपए की सम्मान राशि पुजारियों और ग्रंथियों के लिए घोषित की है, तो उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं तो यह पूछ रहा हूं, आपसे खुद कोई काम होता नहीं, केजरीवाल कुछ करते हैं उसका विरोध करते हो, हमसे सवाल पूछ रहे हो कि बताओ कैसे करोगे, पैसा कहां से आएगा? अरे बेईमानो, याद करो, तुमने बिजली फ्री का भी विरोध किया था। हमने दिल्ली में बिजली फ्री करके दिखाया, केजरीवाल जी ने। बीजेपी ने पानी फ्री का भी विरोध किया था, केजरीवाल जी ने पानी फ्री करके दिखाया। शिक्षा, इलाज, मोहल्ला क्लिनिक, इन सब का विरोध किया था। फरिश्ते स्कीम का विरोध किया था, यहां तक कि सीसीटीवी कैमरे लगाने का विरोध किया था। वो भी काम करके दिखाया केजरीवाल जी ने। माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा जब हमने फ्री करना चाहा दिल्ली में, केजरीवाल जी ने हर स्तर पे उतर के उसका विरोध किया। फिर भी हमने वो योजना लागू करके दिखाई। और भारतीय जनता पार्टी क्या कौन सी पार्टी है? 2 करोड़ नौकरी के नाम पे झूठ बोला,
15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान देने के नाम पे झूठ बोला, काला धन ला के 15 लाख देने के नाम पे झूठ बोला, किसानों के फसल का दाम दोगुना करने के नाम पे झूठ बोला, पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, रुपया मजबूत हो जाएगा, इनकम टैक्स माफ हो जाएगा पूरे हिंदुस्तान में। क्या क्या झूठ नहीं बोला इस देश के लोगों से। तो बीजेपी ने तो इस देश के नौजवानों के पीठ में छुरा मारने का काम किया है। पीटे जा रहे हैं बेरोजगार नौजवान, बिहार में आप तस्वीर देख सकते हैं, नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। वो हमसे सवाल कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से, जिन्होंने वादे से ज्यादा काम करके दिखाया। तो इसलिए जो केजरीवाल की गारंटी होती है वो लागू होती है। हमने लागू किया और सारी योजनाएं लागू करें। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नए साल के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आप यानी आम आदमी पार्टी गिरगिट की तरह रंग बदलती। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता से झूठे वादे कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता जो कहते हैं वो करते ही नहीं। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा। और आज की राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती सारे राजनीतिक दलों के लिए जो थी वो ये थी क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट। एक विचार आम जनता में बना है कि राजनीतिक लोग जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस विचार को बदला। हमने राजनीति में प्रामाणिकता को स्थापित किया और आम आदमी पार्टी उसकी दूसरी एक्सट्रीम है, जो कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं। तो मैं सिर्फ आज 10 पॉइंट बताना चाहता हूं जो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने कहे थे और उसका यथार्थ क्या है। उन्होंने कहा था कि जो लटकते हुए तार हैं, अनसेफ इलेक्ट्रिक वायर्स, उनसे वो मुक्त कर देंगे। आज ये सवाल इसलिए है कि 10 साल उनको सरकार में हो गए, उससे पहले भी 2013 में भी उनकी सरकार रही थी। तो 10 साल से अधिक रहने के बाद दिल्ली में लटकते हुए बिजली के तारों की स्थिति यह है कि 26 वर्ष का एक नवयुवक 23 जुलाई 2024 को उन लटकते हुए बिजली के तारों की भेंट चढ़ गया। दूसरा, उन्होंने दावा किया था कि 24 आवर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर देंगे। और अभी जब गर्मी आया तो लोगों ने देखा कि उत्तर पश्चिम दिल्ली और बाहरी दिल्ली के क्षेत्रों में किस ढंग से पानी को लेकर हाहाकार था। और पत्रकारों ने भी जाके देखा। चलिए, आप नेताओं की बात पे, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की बात पे विश्वास न करें कि वो उसमें किस प्रकार की दुर्गंध आती थी जिस पानी का प्रयोग करना पड़ता था। फिर इन्होंने कहा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम देंगे, यह दावा किया। और इतना ही नहीं, याद करिए, इनके मुंह से निकल गया था दुनिया का सबसे बड़ा अखबार जो है न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवाना कितना मुश्किल है। छपवाना शब्द था, कोई जाके उस बाइट को चेक कर सकता है। तो पहले तो पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को यह नहीं पता था कि दुनिया का सबसे बड़ा अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है जापान का यामानो शिमरी। और अमेरिका का भी सबसे बड़ा न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं है, अमेरिका का सबसे बड़ा है यूएसए टुडे। खैर, इस अत्यधिक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को ने कहा छपवाना कितना मुश्किल है। और हकीकत क्या थी कि हाई कोर्ट हैज रिप्रिमांडेड दैट द फ्लॉड एजुकेशन सिस्टम, और इसमें कई चीजों को लेकर कोर्ट ने अप्रसन्नता, यानी दावा ये और वास्तविकता ये। फिर इन्होंने कहा मेडिकल ट्रीटमेंट को बहुत इंप्रूव करेंगे, और वास्तविकता यह थी कि कोविड के दौरान क्या हाहाकार मचा, और उस हाहाकार के ऊपर ध्यान देने की बजाय प्रचार के ऊपर सारा ध्यान था। आप सबको याद हो कि मोहल्ला क्लिनिकों में जो भ्रष्टाचार की चीजें प्रकाश में आई, जिसमें एक प्रकरण ऐसा था कि एक दिन में 539 लोगों। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान ओपी राजभर ने वंचित वर्ग, गरीबों, युवाओं और महिलाओं के मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान पर भी बातचीत की। राजभर ने अपनी जाति को एसटी में शामिल करने और आयुष्मान कार्ड सभी के लिए लागू करने की बात की। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री से एक देश एक शिक्षा नीति लाने पर भी चर्चा की।
तो वहीं फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद बुधवार को माता विंध्यवासिनी के धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मर्यादा तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा को मैंने धूल नहीं चटाई। फैजाबाद की देवतुल्य जनता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, वीर हनुमान, सरयू नदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की कृपा से उन्हें जीत मिली है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मेरा बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है जब नए वर्ष की शुरुआत हो रही है और इस शुरुआत के अवसर पर माँ विंध्यवासिनी माँ रानी जी के चरणों में उनसे आशीर्वाद लेने का जो मौका मिला है, मैं बने को बहुत ही धन्य मानता हूँ। और इस अवसर पर संपूर्ण देवतुल्य सम्मानित नागरिकों को नए साल की शुभकामना करते हुए माँ से प्रार्थना करता हूँ कि संपूर्ण सम्मानित देशवासियों को माँ स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें और देश में आपसदारी भाईचारा बढ़े और देश के जो असंख्य करोड़ों नौजवान हैं, आज उनके हाथों में कोई काम नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं, वो बेरोजगार है, किसान परेशान है। तो खबर दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।